नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री. आइए बच्चों, पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं. इस दौरान यानी दरमियान शास्त्री जी जहां एक और यानी तरफ गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे थे, तो वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी यानी पद के अधिकारी के रूप में जन सेवा मतलब लोगों की सेवा के कार्यों में लगे रहे. उन्हें इतनी बार जेल गए और उन्होंने गांधी जी के मार्ग पर चले, तो जिस तरह गांधी जी दूसरों की सेवा करते थे, उसी तरह लाल बहादुर शास्त्री जी भी दूसरों की यानी लोगों की सेवा करने लगे और रचनात्मक कार्य में जुड़ते रहे. सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए. इस पद पर वे 1938 तक रहे. बच्चों, आपको यहाँ पर जो सन दिए गए हैं, उन सन को याद रखना है कि किस सन में वह कौन सी कमेटी से जुड़े, किसके अध्यक्ष बने, ये सारे के सारे आपको याद रखने पड़ेंगे. तो आप चाहो तो इसे अंडरलाइन कर सकते हो. इस पद पर वे 1938 तक बने रहे. किसानों के प्रति उनके मन में विशेष यानी खास लगाव यानी उनके मन में किसानों के प्रति बहुत ही ज़्यादा संबंध था. इसीलिए सन 1936 में किसानों की दशा यानी स्थिति का अध्ययन करने वाली कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया. अध्यक्ष का अर्थ होता है किसी संस्था का प्रधान. कोई भी संस्था है उसका जो प्रधान होता है या मुख्य होता है, उसे हम क्या कहेंगे? अध्यक्ष कहेंगे. पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की मतलब पेश की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया. बच्चों, जमींदारी उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ मूल से नष्ट कर देना. पुराने समय में क्या होता था, जमींदारी प्रथा थी कि गांव में जमींदारों का वर्चस्व रहता था. तो जो किसान होता है उसे जमींदारों के अंडर अर्थात उनके नीचे रहकर कार्य करना पड़ता था. वह अपने द्वारा कोई भी कार्य या अपनी इच्छा से नहीं कर पाते थे. तब शास्त्री जी को लगा कि यदि हम इस जमींदारी प्रथा को पूरी तरह से जड़ मूल से, उन्मूलन मतलब जड़ मूल से नष्ट कर देंगे, तो हर एक का विकास संभव हो सकेगा. इसीलिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जमींदारी उन्मूलन को पूरी तरह से नष्ट करने की बात बताई. उन्होंने कहा कि यदि हम जमींदारी प्रथा को पूरे समाज में से नष्ट कर देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे, तो हर एक का विकास संभव हो पाएगा. यह बात उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बलपूर्वक कही. इसके बाद 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका में किसी न किसी रूप से जुड़े रहे. मैं समझता हूँ कि इसका अनुभव यानी उन्हें जो भी एहसास हुआ, जिस जगह पर वो रुके, तो हर एक चीज़ का उन्हें नया अनुभव प्राप्त होता रहे. शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट यानी पास में से परिचित कराया. मतलब वो हर एक संस्था में, हर एक जगह पर उन्होंने कार्य किया, जिसके कारण क्या हुआ कि उन्हें जो लोगों की जो समस्या है, उन समस्याओं को उन्होंने नज़दीकी से देखा, महसूस किया, ताकि उन समस्याओं का समाधान कर सके. उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव तो था ही, अब इसके साथ साथ इलाहाबाद नगर पालिका की जनसेवा का अनुभव भी जोड़ दिया. लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई, लोकतंत्र हम किसे कहते हैं? लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन होता है, वो लोकतंत्र होता है. या प्रजातंत्र किसे कहते हैं? प्रजा के लिए और प्रजा के द्वारा. इसमें लोकतंत्र लोगों के द्वारा और लोगों के द्वारा चलाए जाने वालों. ओके, तो यह लोकतंत्र है. इसकी आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण देश की छोटी समस्या में बहुत ही परेशानियां, जो छोटी सी परेशानियां होती है, जो लोगों को विचलित करती है, उनका निराकरण करना मतलब उन्होंने हल निकाला, समाधान
की प्रक्रिया, व्यवहारिक प्रक्रिया को अच्छी तरह से परिचित हो गए। परिचित मतलब वो जान गए कि छोटी छोटी समस्याएं हैं, उसका समाधान किस तरह से निकाला जाए, इस बारे में उन्हें पता चल गया। फिर है कार्य के प्रति निष्ठा। निष्ठा यानी पूरी तरह से लगन से, और मेहनत करने की अदम्य यानी जिसे दबाया ना जा सके, और क्षमता यानी शक्ति। उनके अंदर मेहनत करने की इतनी ज़्यादा शक्ति थी, इतनी ज़्यादा थी कि हम उनके अंदर की शक्ति को दबा नहीं सक रहे थे, उनकी इच्छा को हम दबा नहीं पा रहे थे। के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। निर्वाचित होना मतलब लोगों के समूह के द्वारा उसे चुना जाना। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन यानी समाप्ति देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने में हुआ है। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की सही और गहरी पकड़ थी। सही और गहरी मतलब बहुत ही ज़्यादा राजनीति को वो बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। मतलब उन्हें राजनीति की इतनी ज़्यादा जानकारी थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री थी, उन्होंने शास्त्री जी के नीचे अपना राजनीतिक जीवन का जो शुरुआत थी उन्हीं के मार्गदर्शन से की। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में तथा केंद्र में शास्त्री जी ने भिन्न मतलब अलग अलग पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। तो बच्चों अब एक ये प्रश्न बनता है कि आज़ादी के बाद उन्हें कौन कौन सी जगह पर रहे, कौन कौन से उस पद पर उन्होंने कार्य किया, इस बारे में आप नीचे अंडरलाइन करोगे तो आपको जल्दी से वही सब चीज़ समझ में आ जाएगी और याद हो जाएगी। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार और देखो कौन कौन से पद पर कार्य किया। तो केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री पद संभाले हैं। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी प्रशासकीय दक्षता मतलब क्या कहेंगे, निपुणता, और प्रशासकीय मतलब प्रशासन संबंधी जितने भी कार्य हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने निभाए और इसका उन्होंने सबूत दिया। वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण यानी नजरिया अत्यंत ही व्यवहारिक यानी सीधा व्यवहार में, बोलचाल औपचारिकता नहीं थी। कहने का मतलब उनके कार्य में किसी भी प्रकार की आप कह सकते हो कि वो दिखावा नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? औपचारिक दिखावा नहीं करते थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। से परे होते थे। वे अपने को कभी भी पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उन्हें जो स्थान दिया गया, जिस स्थान पर वो बैठे हैं, उसके कारण उन्होंने कभी भी अपने आप को इतना ऊंचा नहीं समझा कि इस पद पर मैं हूँ तो मेरे अंदर कार्य करने वालों को मैं रुआब कर सकता हूँ। ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं माना। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी। धारणा यानी उनकी विचार था कि वे जनता के शासक नहीं परंतु जनता के सेवक है। वह जनता पर शासन करने वाले नहीं है अधिकारी के रूप में, बल्कि वह जनता के यानी लोगों की सेवा करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रियता मिली। लोकप्रियता मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। साथ ही साथ हमारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता के परिणाम से पंडित नेहरू के निधन यानी मृत्यु के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीनों के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की है वह एक उदाहरण है। तो बच्चों एक प्रश्न बनता है कि शास्त्री जी ने अपने प्रधानमंत्री पद पर कितने समय
तक कार्य किया, तो कितने समय तक? 19 महीने ही उन्होंने कार्य किया। परंतु कार्य इतना अच्छा था कि वो उनकी लोकप्रियता चारों तरफ फैल गई और उन्हें बहुत ही ज़्यादा सफलता भी प्राप्त हुई। वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने उनका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उन्हें कौन सा उनका लक्ष्य है वह बिल्कुल सामने क्लियर था कि उन्हें आगे चलकर क्या करना है और किस जगह पर उन्हें पहुंचना है, यह बात उन्हें पूरी तरह से स्पष्ट थी। उसमें किसी भी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। धुंधलापन मतलब उन्हें कहाँ से, इसके बाद उन्हें कौन सा कार्य करना है, इस कार्य करने के लिए उन्हें कहाँ तक पहुँचना है, इस बात की जानकारी वो पूरी तरह से रखते थे। उन्हें किसी भी तरह का धुंधलापन का अर्थ होता है अस्पष्टता, यानी उन्हें पता था कि अब एक के बाद उन्हें क्या करना है, दूसरी बार में एक कार्य हुआ, दूसरे कार्य को करने के लिए उन्हें क्या करना था, ये सारी बात की जानकारी थी। उन्हें ऐसा नहीं करे ये हो गया तो दूसरी बार देखेंगे, फिर क्या करना चाहिए विचारेंगे, ऐसा नहीं था। एक के बाद एक उनके कार्य को करने की शक्ति, अदम्य शक्ति थी जो कार्य करते रहते थे। इसीलिए उनके कार्य में किसी भी प्रकार का भटकने का कोई चांस नहीं होता था और ना ही कोई किसी प्रकार की अस्पष्टता होती थी। वे हमारे देश के अत्यंत मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न थे। अधिकार संपन्न मतलब उनके पास बहुत सारे अधिकार थे। स्वाभाविक यानी सहज रूप से इतने सारे अधिकार, क्योंकि उन्होंने जिस पद पर कार्य किया तो वो उस पद पर मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में रहे, तो स्वाभाविक है कि उन्हें बहुत सारे अधिकार प्राप्त हो गए थे। लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम यानी अपने ऊपर संयम रखकर से कर लिया और अधिकारों से अधिक कर्तव्य को तरजीह दी। कर्तव्य मतलब हमेशा उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने की जिम्मेदारी ली और तरजीह देना यानी उसी को महत्व दिया कि उनका कौन सा कर्तव्य अर्थात उत्तरदायित्व है जो उन्हें पूरा करना चाहिए, इसी बात को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर सन 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह से विचार व्यक्त किए। अपने विचारों को किसके? छात्रों के सामने रखा कि आपके भविष्य की मंजिल अर्थात आप कहीं पर भी पहुंचना चाहो, कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हो। अर्थात आपके पास जितने भी अधिकार हैं उन अधिकारों की बजाय हमें हमारे कर्तव्यों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा शास्त्री जी का मानना था। उन्होंने मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय में क्या कहा कि आप अपनी मंजिल पर, जिस मंजिल पर आपके भविष्य की कोई भी मंजिल आपने निर्धारित की हो, वहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो तो आपको सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि आप पहले देश के नागरिक हो। अर्थात आपको अपने लिए कोई भी विचार करने की बजाय यदि मैं ये कार्य करूँगा, अपनी मंजिल तक पहुँचूँगा, तो इससे मुझे और मेरे देश को, मुझे से पहले मेरे देश को कितना लाभ होगा, यह बात हमें सबसे पहले सोचनी चाहिए। ये किसका? शास्त्री जी का मानना था। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त यानी दिया गया कुछ अधिकार होते हैं, लेकिन इससे कर्तव्यों का बोझ भी बढ़ता है। आपको सरकार के द्वारा, हमारे नियमों के द्वारा कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। जब भी हम उन अधिकारों का उपयोग करेंगे ना बच्चों, तो सबसे पहले हमारे कर्तव्य हमारे सामने आ जाते हैं, उसका बोझ यानी भार और बढ़ जाता है। जब आप कर्तव्यों का पालन करोगे तो ही आपको अधिकारों को पाने का हक होता है, अधिकार होता है। तो सबसे पहले हमें कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए कि हमारे देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे परिवार के प्रति कौन सा कर्तव्य है। उसके बाद हमें जो अधिकार प्राप्त है हमें उसका उपयोग करना चाहिए। जिसे समझना चाहिए कि हमारा देश प्रजातांत्रिक है। मैंने जैसे बोला प्रजातांत्रिक यानी प्रजा के लिए और प्रजा के द्वारा, जो निजी स्वतंत्रता देता है। निजी मतलब आपको अपनी कोई स्वतंत्रता प्राप्त है, आपको
आपकी आज़ादी तो प्राप्त है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में, हित यानी भलाई में, स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। प्रतिबंध मतलब रोक कह सकते हो, उसके तहत यानी उसके द्वारा हमें कार्य करना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। शास्त्री जी ने क्या कहा था हमें? उन्होंने क्या कहा कि हमेशा आत्मसंयम, अपने ऊपर संयम रखो, यानी अपने आप को रोक कर रखो। फिर आपके पास जो अधिकार है तो अधिकारों का उपयोग कम करो, और जो आपके पास कर्तव्य है तो कर्तव्यों का उपयोग ज़्यादा करना, अर्थात आपको जो कर्तव्य मिले हैं उन कर्तव्यों का पालन आपको पूरी तरह से करना चाहिए। यदि आज सभी के सभी शास्त्री जी द्वारा इन 3 चीज़ों को याद रखेंगे तो शायद हम अपने देश का और अपना भला कर सकेंगे। हमेशा हमें स्वतंत्रता, हम आज स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं तो हमें स्वतंत्रता मिली है, परंतु हमें उस स्वतंत्रता का उपयोग गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, बल्कि उस स्वतंत्रता के उपयोग के द्वारा हम एक अच्छे से सुव्यवस्थित यानी इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से चलने वाले समाज की स्थापना कर सकते हैं, और वो भी हित से, हित यानी समाज का जिसमें हित हो, भला हो, और वो भी अपनी इच्छा से। हमें कुछ प्रतिबंध मतलब रोक अपने आप लगानी है। हमें कोई बोले इसलिए हमें रुकना करना या कार्य करना चाहिए, ऐसा नहीं। अपने द्वारा हमें कुछ प्रतिबंध अपने ऊपर लगा लेंगे तो हम समाज को सुचारू रूप से चला लेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि हम ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं और हमें पता है कि जब तक लाल लाइट है तो हमें वहाँ से नहीं निकलना चाहिए, ग्रीन लाइट में भी निकलना चाहिए, ग्रीन लाइट हो तभी हमें निकलना चाहिए, ये बात हमें पता है, परंतु हम उन नियमों को तोड़ देंगे तो हम समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे। तो हमें खुद ही उन नियमों के तहत अपने आप को बांध कर चलना है। यदि हम हर एक व्यक्ति समाज का इस तरह से चलेगा तो समाज बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो हमें शास्त्री जी के एक व्यक्तित्व का परिचय है हमारे राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री पद पर एक सामान्य परिवार का लड़का, जिसका पालन पोषण सामान्य परिवार में हुआ, वह पैदा भी सामान्य परिवार में हुआ और किस तरह से प्रधानमंत्री पद पर पहुंचा। तो बच्चों, यहाँ पर एक बात समझ में आई है कि पढ़ाई लिखाई, आपका ज्ञान, आपका हुनर है, उसमें किसी भी प्रकार का पैसा, अमीरीपन या जाति पाति का भेदभाव है वो बाधक नहीं बन पाता। यदि आपकी इच्छा हो और आप कुछ करना चाहते हो तो वह रास्ता आपको अवश्य मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। इच्छा शक्ति प्रबल हो तो रास्ता अपने आप मिल ही जाता है। यह कार्य हमें स्वयं करना है। तो बच्चों, यह पाठ समझ में आ गया? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।